हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी बागा कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकी बागा कॉन्सेप्ट में। हमने क्या किए थे, अपने जो सेंट्रल लेवल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस किए थे, सेंट्रल लेवल के भी और HSSC के भी। आज फिर से हम साइंस के अपने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आने की जिनकी पॉसिबिलिटी है, उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है। हमें बताना है कि जो दूध की शुद्धता होती है वो किस में मापी जाती है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है स्टेल्गमोमीटर और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है थर्मोमीटर। तो हमें बताना क्या है कि जो दूध की शुद्धता होती है वो किस में मापी जाती है। तो देखिए, जो दूध की शुद्धता होती है वो किस में मापी जाती है, लैक्टोमीटर में मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, दूध की शुद्धता को हम मेज़र करते हैं किससे, लैक्टोमीटर से। और बात की जाए कि जो दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, तो जो दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा, उसके अंदर कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। HSSC कई बार क्या पूछ लेता है, अमल पूछ लेता है, कई बार उस यंत्र का नाम पूछ लेता है जिससे हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं। तो दूध की शुद्धता हम किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। और जो दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टोमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछा गया है कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं। हमें बताना कि जो मिट्टी होती है उसके अपमार्जक कौन होते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है शैवाल और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है क्या, कवक। ये हमने बताना क्या था कि जो मिट्टी के अपमार्जक होते हैं इनमें से हम किसको बोलते हैं। तो देखिए, जो मिट्टी के अपमार्जक होते हैं वो किसको हम बोलते हैं, वो हम बोलते हैं किसको, जीवाणु को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवाणु जो होता है, कौन, जीवाणु। जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी का अपमार्जक बोलते हैं। मिट्टी के अपमार्जक से मतलब क्या है, मिट्टी के अपमार्जक का मतलब ये होता है, ये जीवाणु क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। यानी कि ये क्या है कि जो मिट्टी है बेकार होगी है, बंजर होगी है, उसके ऊपर काम करता है, उसमें रहता है, उसको खाता पीता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि ये क्या करता है, जो मिट्टी होती है उसको साफ करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवाणु। जीवाणु क्या करता है, एक मिट्टी जो होती है उसमें अपमार्जक का काम करता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछा गया है कि मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, एक परीक्षण, एक टेस्ट का हमें नाम दिया गया है, वो क्या है, हमारे पास अस्थि भवन है। और पूछा गया है कि ये जो टेस्ट है, ये जो परीक्षण है, ये किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया मस्तिष्क अक्षमता, ऑप्शन नंबर बी दिया गया अंतरिम आयु, ऑप्शन नंबर सी दिया गया अंतरिम ऊंचाई और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, औषध व्यसन। तो हमें बताना है कि क्या, कि जो हमारे पास अस्थि भवन परीक्षण होता है, इस टेस्ट के द्वारा, इस परीक्षण के द्वारा हम क्या पता लगाते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा हम किसका पता लगाते हैं, अंतरिम आयु का। किसका पता लगाते हैं, अंतरिम आयु का। यानी कि जो हमारे पास क्या होता है, अस्थि भवन जो परीक्षण, जो टेस्ट होता है, उससे हम किसका पता लगाते हैं, अंतरिम आयु का। यानी कि किसी की अंतरिम आयु क्या है, किस टेस्ट के द्वारा हम पता करते हैं, वो करते हैं हम अस्थि भवन परीक्षण के द्वारा। तो दोनों चीज़ें आपको कोरिलेट करके याद रखनी है कि हमारे पास जो अंतरिम आयु है वो हम किससे मेजर करते हैं, किससे पता लगाते हैं, वो हम करते हैं अस्थि भवन परीक्षण से। और
दूसरी तरह से जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थि भवन जो परीक्षण होता है उससे हम किसका पता लगाते हैं, तो उससे हम पता लगाते हैं किसका, अंतरिम आयु का। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि प्रत्यय अम्ल एंटी एसिड किसे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। हमें बताना है कि जो प्रत्यय जिसको हम एंटी एसिड भी बोलते हैं कि ये कौन सी औषधि यानी कि कौन सी या किस तरह की दवाइयों में प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नेत्र दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी दिया गया पेट दर्द, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मुहासे और लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया सिर दर्द। तो देखिए जो प्रत्यय अम्ल या एंटी एसिड जो होता है ये कौन सी दवाइयों में प्रेजेंट होता है, ये होता है जो पेट दर्द की दवाई होती है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एंटी एसिड या फिर प्रत्यय अम्ल प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेट दर्द। लाइक जैसे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या है हमारे पास एक एंटी एसिड होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि रेबीज क्या है। हमें बताना है कि रेबीज जो है वो क्या है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, कृमि जनित रोग। हमें बताना है कि क्या जो रेबीज है वो कृमि जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया विषाणु जनित रोग, कि क्या जो हमारे पास रेबीज होती है वो विषाणु जनित रोग है। सी दिया गया जीवाणु जनित रोग और लास्ट दिया गया प्रोटोजोन रोग। यानी कि हमें बताना है कि रेबीज जो है वो कैसा रोग है या किससे होने वाला रोग है। तो देखिए जो रेबीज है वो किससे होने वाला रोग है, ये विषाणु जनित है, यानी कि विषाणु से होने वाला है। और ये मेनली जो पशु होते हैं उनमें जो घाव हो जाता है, यानी कि चोट लगने के कारण उनमें जो घाव हो जाता है उनसे ये क्या करता है फिर मनुष्यों में फैल जाता है। यानी कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, यानी कि अगर मान लो किसी पशु को रेबीज हो रखी है और वो क्या करे किसी स्वस्थ व्यक्ति को चाट ले या टच कर ले उसका घाव या उसके संपर्क में आ जाए किसी भी तरीके से, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या हो जाती है, रेबीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, विषाणु जनित होगा। यानी कि जो रेबीज होती है वो कैसी बीमारी, कैसा रोग होता है, एक विषाणु जनित रोग होता है और पशुओं के द्वारा होने वाला रोग है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि तपेदिक कैसे फैलती है। हमें बतानी है कि जो तपेदिक होती है जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के नाम से भी जानते हैं, तो हमें बताना है कि ये कैसे फैलती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया बिंदु संचरण, ऑप्शन नंबर बी दिया गया रक्त संचरण, ऑप्शन नंबर सी दिया संदूषित पानी और लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया यौन संपर्क। हमें बताना है कि जो तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जिस नाम से हमें जानते हैं इसको, तो ये किससे या कैसे फैलती है, तो ये कैसे फैलती है, ये बिंदु संचरण से फैलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होता क्या है मेनली कि जो मान लो किसी कोई पेशेंट है किसका, तपेदिक का, टीबी का या फिर ट्यूबरक्लोसिस का, तो उसकी जो लार या उसका थूक जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति को यानी कि जो ठीक होता है उसके संपर्क में आने से उसको क्या होती है, उसके थूक से, उसके लार से उसको ये बीमारी हो जाती है। और ये फैलती किसके द्वारा है, हवा के द्वारा। इनके ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या तपेदिक जो नाम की जो बीमारी है ये किससे फैलती है, हवा के द्वारा फैलती है और एक अगर पेशेंट है उसके थूक से फैलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि चाय या कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन के कारण किसकी कमी हो सकती है। यानी कि अगर चाय या कॉफ़ी का अगर अत्यधिक सेवन किया जाए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में उसको पिया जाए, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति चाय या कॉफ़ी को ज़्यादा पीता है तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी हो जाती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया विटामिन B12, कि क्या उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी दिया गया विटामिन सी और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया एल्बुमिन। तो हमें बताना है कि जो चाय या कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन से किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो जो चाय या कॉफ़ी होती है उसके अत्यधिक सेवन से किसकी कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन B12। चाय और कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन से किसकी कमी हो जाती है, विटामिन B12 की हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको
किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर किसको हम अचल संपत्ति कह सकते हैं या अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया वसा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया प्रोटीन और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए, जो कोई भी कोशिका होती है और कोशिका के अंदर हम अचल संपत्ति के नाम से अगर किसी को जानते हैं तो वो जानते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट को। अब ये कार्बोहाइड्रेट को ऐसे यानी कि अचल संपत्ति के नाम से क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेनली काम क्या होता है? किसी भी कोशिका, किसी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना, यानी उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, और जो भी ग्लूकोज होती है ये उसका ब्रेक डाउन करती है और उस कोशिका, उस सेल को क्या करती है? वो एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो किस कोशिका को कोशिका की सेल को हम क्या करते हैं? अचल संपत्ति मानते हैं। तो अचल संपत्ति हम किसे मानते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। किसी भी कोशिका की जो अचल संपत्ति है वो क्या है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? यानी कि जो भूमि, जमीन का जो जल होता है वो जो कोई भी मूल रोम अगर है तो उनके पास तक कैसे पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वायुमंडलीय दबाव के कारण, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया हमारे पास वो दिया गया कोशिका दबाव से, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मूल दबाव से और लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया प्रासरण दबाव से। तो देखिए, जो भूमि का जल होता है और वो मूल रोम तक पहुंचता है तो वो किसकी वजह से पहुंचता है? वो पहुंचता है कोशिका दबाव की वजह से। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ये वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका दबाव के कारण ये क्या होता है? भूमि का जो जल है वो मूल रोम तक पहुंचता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? यानी कि लाल रक्त कोशिका, जिनको हम आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पुलेसिस या सेल्स जो होती है उनके नाम से भी जानते हैं, पूछा गया है कि उनका जीवन काल, उनका लाइफ पीरियड, लाइफ स्पैन जो होता है वो लगभग कितने दिनों का होता है? ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए हमारे पास क्या दिया गया है? 100 से 200 दिन। यानी कि जो आरबीसीज होती है क्या उनका जीवन काल 100 से 200 दिन का होता है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 100 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 160 से 80 दिन और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया 150 से 200 दिन। हमें बताना है कि जो आरबीसीज होती है उनका जो जीवन काल है वो कितना होता है। तो इसके लिए करेक्ट जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 से और 120 दिन के बीच का जो टाइम होता है वो किसका होता है? आरबीसीज का होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 100 से 120 दिन का होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसव काल को क्या कहते हैं? यानी कि जो शीत ऋतु, सर्दी का जो मौसम होता है उसमें जो पशुओं के प्रसुप्त काल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो वो हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है एस्टिवेशन, ऑप्शन बी दिया गया है रीजेनेशन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया हाइबरनेशन और लास्ट डी ऑप्शन हमें क्या दिया गया? म्यूटेशन। तो देखिए, जो शीत ऋतु यानी कि सर्दी का जो टाइम होता है उसमें कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होती है? एक्टिविटी लो हो जाती है, इनके उनका टेम्परेचर लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो कम हो जाती है, उनकी सारी की सारी एक्टिविटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से? शीत ऋतु की वजह से। तो सेम यही जो टाइम होता है इस टाइम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? हाइबरनेशन नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइबरनेशन क्या है? एक वो टाइम, वो पीरियड है जिसमें किसी भी जो एनिमल होती है उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि मीना माता रोग जो है वो किसकी वजह से या किस कारण से होता है, हुआ था या होता है? तो जो मीनी माता रोग है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पारा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सीसा, ऑप्शन नंबर सी
बी दिया गया है सी, सा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कैडमियम, और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है जस्ता। तो देखिए जो मिनी माता रोग या बीमारी है ये किसकी वजह से होती है, ये पारा की वजह से होती है। और मेनली होता क्या है इसमें कि जो कोई भी अगर जिस पेशेंट को, जिस भी व्यक्ति को मिनी माता रोग हो जाती है उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल कलर के दाने या फिर पानी से भरे हुए फुलके जो होते हैं वो हो जाते हैं, खुजली होती है उसको। दूसरा उसको हल्का हल्का फीवर होना शुरू हो जाता है, उसको बेचैनी होती है। तो इस तरह के इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और दूसरा जिस भी व्यक्ति को अगर मिनी माता हो जाती है तो उस पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए, अपने यानी कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उससे थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से संपर्क में आने वाली बीमारी होती है। कि अगर मान लो एक स्वस्थ व्यक्ति उस पेशेंट के साथ मिलता है, संपर्क में आता है, तो उसको भी चांस है कि वो बीमारी हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन मिनी माता है कि किसकी वजह से होता है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारा की वजह से क्या होती है, मिनी माता जो बीमारी है ये होती है। तो आई होप फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार क्या किए गए, जो HSSC के द्वारा कलरक या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम कराए जाते हैं या HSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आई होप सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जो भी फ्रेंड्स हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल के द्वारा क्या है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक फैकल्टी के द्वारा अलग अलग तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है। HSSC के क्वेश्चन रिपीटेड और जिनके आने की पॉसिबिलिटी होती है सिर्फ वो ही आपको कराए जाते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।